ये मई 2026 की एक सुबह थी। फिलीपींस के सुदूर उत्तर में समुद्र की ओर मुख किए रेत के टीलों पर सैनिकों ने एक सैन्य ट्रक सावधानी से तैनात किया जो क्षितिज की ओर था। ज्यादा बातचीत नहीं हो रही थी। हर कोई जानता था कि क्या होने वाला है। 2 मिसाइलें दागी गई। रेत उड़ गई। शोर ने हवा को हिला दिया। और 6 मिनट बाद एक जहाज जो वहां से 75 किलोमीटर दूर समुद्र के बीचों बीच था, वह भी इसकी चपेट में आ गया। और वह डूब गया। उसी समुद्र के दूसरी ओर चीन देख रहा था। जो देखा वह पसंद नहीं आया। जवाब में चीनी सरकार ने पूरा बेड़ा वहां भेज दिया। डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट, जासूसी जहाज, तटरक्षक जहाज, ये सब कुछ फिलीपींस में हो रही घटनाओं की निगरानी के लिए भेजा गया था। लेकिन इन मिसाइल प्रक्षेपणों के पीछे एक कहानी है जिसे चीन बहुत अच्छी तरह जानता है। और यही वजह है कि आज चीनी सरकार दशकों में जितनी नहीं रही, उससे ज्यादा चिंतित है। यह समझने के लिए कि वह प्रक्षेपण इतना महत्वपूर्ण क्यों था, आपको जापान के बारे में एक बात जाननी होगी। संयुक्त राज्य अमेरिका से संबंध मजबूत हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जापान को अपमानजनक तरीके से हार का सामना करना पड़ा था। शहर तबाह हो चुके थे। पूरा देश खंडहरों में था और दुनिया ने शांति के बदले एक बात साफ साफ मांगी। कभी नहीं, जापान फिर कभी अपनी सैन्य शक्ति का आक्रामक रूप से अपने क्षेत्र के बाहर इस्तेमाल नहीं करेगा। वो फिर कभी दूसरे देशों में हथियार नहीं चलाएगा। ये वादा खुद जापान के संविधान में लिखा गया था, जो देश का सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है। यह एक ऐसी कानून की तरह था जो पत्थर पर लिखा गया हो, जिसमें लिखा था, जापान का अस्तित्व सिर्फ रक्षा के लिए है, हमला करने के लिए नहीं। जापान 80 सालों से यह वादा निभा रहा है। लेकिन उस दिन फिलीपींस के टीलों पर वह वादा टूट गया। आपको इसकी गंभीरता का अंदाजा हो सके, इसके लिए ऐसे सोचिए। एक देश जिसने दशकों तक दुनिया से वादा किया कि वो अपनी सैन्य शक्ति बाहर नहीं इस्तेमाल करेगा, फिर अचानक बिना चेतावनी पड़ोसी के इलाके में सैनिक और मिसाइलें भेज दे। पूरी दुनिया रुककर ध्यान देगी। यही ठीक यहां हुआ, बस ये सब दुनिया के दूसरी तरफ हुआ। दागे गए मिसाइलों को टाइप 88 कहा जाता है। इन्हें मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज बनाती है, जो जापान की सबसे बड़ी कंपनियों में से है। इनमें से हर एक के भीतर एक विस्फोटक वारहेड होता है, जो पूरे युद्धपोत को नष्ट कर सकता है। और उस दिन तक उन्हें कभी भी जापानी क्षेत्र के बाहर दागा नहीं गया था। लेकिन इस फायरिंग के बारे में 2 बातें हैं जो बहुत ध्यान आकर्षित करती है। पहला है उस जहाज के बारे में जो डुबोया गया था। उसका नाम BRP केजोन था और उसकी एक बहुत ही दिलचस्प कहानी थी। ये जहाज संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा 1944 में बनाया गया था, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान, खास तौर पर जापान से लड़ने के लिए। यह समुद्रों में चला और अपना काम किया और दशकों बाद ये फिलीपींस की नौसेना के हाथों में चला गया और फिर जापानियों से लड़ने के लिए बनाए जाने के 80 साल बाद उसे उन्हीं के द्वारा डुबो दिया गया, इस बार सहयोगी के रूप में। दूसरा विवरण और भी ज्यादा खुलासा करने वाला है। टाइप 88 एक पुराना मिसाइल है जो 35 साल से भी ज्यादा समय से इस्तेमाल हो रहा है। जापान के पास इससे कहीं ज्यादा आधुनिक और ताकतवर मिसाइलें हैं जो उसके पास अपने देश में रखी हुई हैं। लेकिन उसने फिलीपींस में सबसे पुराना मिसाइल चुना। कई विश्लेषकों के लिए यह एक सोची समझी ताकत का प्रदर्शन था, इतना बड़ा कि इसे गंभीरता से लिया जाए, लेकिन इतना सीमित कि मामला ज्यादा ना बढ़े। ये जैकेट खोलने जैसा था और होल्स्टर दिखाना, बिना हथियार निकाले। लेकिन आखिरकार फिलीपींस ही क्यों?
दुनिया भर में इतने सारे स्थानों में से जापान जैसे देश ने आखिर वही जगह क्यों चुनी जहां उसने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली बार ऐसा कुछ किया? एक सेकंड के लिए इस बारे में सोचिए। अगर आप जापान हैं और बिना युद्ध घोषित किए चीन को संदेश भेजना चाहें तो कहां भेजेंगे? सबसे रणनीतिक जगह कौन सी होगी? जवाब समझने के लिए आपको नक्शे को देखना होगा। कल्पना करें, समुद्र में एक प्राकृतिक बाढ़ है जो जापान से शुरू होकर ताइवान से गुजरती है और फिलीपींस में खत्म होती है। चीन इस बाढ़ के अंदर है और दक्षिण की ओर मुख्य रास्ता खुले समुद्र की तरफ जाता है। यह प्रशांत महासागर तक फिलीपींस व ताइवान के बीच संकरे दरवाजे से जाता है। चीन के सैन्य जहाजों को खुले समुद्र में जाने और दुनिया में कहीं भी कार्रवाई करने के लिए इसी दरवाजे से गुजरना पड़ता है। इसके बिना चीन अपने ही समुद्र तक सीमित रह जाता है, जैसे कोई मुक्केबाज रिंग के कोने में फंसा हो। ताकत है लेकिन हिल्ले डुल्ले की जगह नहीं है। सोचिए, अगर आप किसी को संकरे गलियारे से निकलने से रोकना चाहें तो आप कहाँ खड़े होंगे? दरवाजे पर। और ठीक उसी गलियारे के दरवाजे पर जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका और फिलीपींस ने उस अभ्यास में खुद को तैनात किया था। फिलीपींस का उत्तर, जहां से मिसाइलें दागी गई थी, ठीक उसी दरवाजे की ओर है। वहां से दागी गई मिसाइल फिलीपींस और ताइवान के बीच गुजरते किसी भी जहाज को निशाना बना सकती है। साधारण शब्दों में कहें तो युद्ध की स्थिति में जो भी जहाज इस रास्ते को पार करने की कोशिश करेगा उसे बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। और जापान अकेला नहीं था। उसी अभ्यास में संयुक्त राज्य अमेरिका ने एक टॉम हॉक मिसाइल दागी जो 600 किलोमीटर से भी अधिक दूर एक लक्ष्य पर जाकर लगी। फिलीपींस ने अपनी मिसाइलें तैनात की थी और एक साथ इन तीनों देशों ने पहली बार हथियारों का ऐसा नेटवर्क तैयार किया जो इस पूरे गलियारे को शुरू से अंत तक कवर कर सकता है। 7 अलग अलग देशों के 17,000 सैनिक थे। संयुक्त राज्य अमेरिका, फिलीपींस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस और न्यूजीलैंड। फिलीपींस के इतिहास का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास। और चीनी सरकार ने ठीक ठीक समझ लिया कि इसका क्या मतलब है। अगर संघर्ष की स्थिति में इस गलियारे को बंद किया जा सकता है तो चीन की प्रशांत महासागर तक पहुंच कट जाती है, उसके युद्धपोत फंस जाते हैं, उसका व्यापार असुरक्षित होता है और दुनिया में उसकी कार्रवाई की क्षमता प्रभावित होती है। यह केवल सैन्य मामला नहीं है, ये अस्तित्व का सवाल है। और जापान यहाँ तक यूं ही नहीं पहुंचा है। क्या आपको लगता है कि जिसने हथियार ना उठाने का वादा किया वह रातों रात ऐसा कर सकता है? बिल्कुल नहीं। ये बदलाव कई सालों से चुपचाप हो रहा है और आंकड़े इस कहानी को किसी भी भाषण से बेहतर बताते हैं। दशकों तक जापान में एक लगभग पवित्र नियम था, देश के कुल उत्पादन का 1% से अधिक कभी भी हथियारों और रक्षा पर खर्च नहीं करना। ये दुनिया को दिखाने का एक तरीका था कि देश शांति के लिए प्रतिबद्ध है। लेकिन पिछले 13 वर्षों में जापान ने हर साल अपना सैन्य बजट बढ़ाया है, बिना किसी अपवाद के। 2026 में ये खर्च $70 अरब तक पहुंच गया, देश के इतिहास में सबसे बड़ा। आप अंदाजा लगा सकते हैं, ये पैसा कई छोटे देशों के पूरे वार्षिक बजट को चलाने के लिए काफी है और योजना इसे लगातार बढ़ाने की है। इस बदलाव के पीछे 2 नाम हैं जिन्हें आपको जानना चाहिए। पहला नाम है शिंजिरो कोइजुमी, जो जापान के रक्षा मंत्री हैं। वही थे जो व्यक्तिगत रूप से उन टीलों पर फिलीपींस में पास से फायरिंग को देख रहे थे फिलीपींस के रक्षा मंत्री के साथ। वो एक प्रसिद्ध पूर्व प्रधानमंत्री के बेटे हैं। वह जापानी नेताओं की उसी पीढ़ी से हैं जो शांति में पली बढ़ी, पर मानती है कि यह शांति बनी रहे इसकी गारंटी सिर्फ सैन्य शक्ति ही देती है। दूसरा नाम साने ताकाइची है, जो जापान की प्रधानमंत्री हैं। पिछले नवंबर में उन्होंने ऐसी बात कही थी जिसकी किसी जापानी नेता से उम्मीद नहीं थी। उन्होंने कहा कि अगर चीन ताइवान पर हमला करता है तो जापान सैन्य हस्तक्षेप कर सकता है। जापान के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति की ओर से ऐसा बयान
10 साल पहले अकल्पनीय था। दुनिया एक पल के लिए शांत हो गई थी। चीन ने गुस्से में प्रतिक्रिया दी, लेकिन ताकाइची पीछे नहीं हटे। आज जापान ने इस स्थिति को खुले तौर पर अपना लिया है। पर जब आप यह सब देखते हैं तो एक सवाल रह जाता है, एक सवाल जो किसी भी आधिकारिक बयान, प्रेस कॉन्फ्रेंस या मंत्रियों के भाषण में नहीं पूछा जाता। फिलीपींस में एक छोटा सा द्वीप है जिसे इत्बायत कहा जाता है। ये ताइवान से थोड़ा अधिक, लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ के निवासी मछुआरे हैं। वे सादा जीवन जीते हैं, बड़ी बड़ी शहरों से दूर, जनरल और मंत्रियों की बहसों से दूर। लेकिन इस सैन्य अभ्यास के दौरान इसी द्वीप का इस्तेमाल अमेरिकी मिसाइलों की तैनाती के लिए किया गया था। मछुआरों का एक द्वीप रातों रात एक सैन्य नेटवर्क का हिस्सा बन गया जो चीन की ओर इशारा करता है। निवासियों को पता है कि अगर असली संघर्ष हुआ तो वे सीधे निशाने पर होंगे, न तो इसलिए क्योंकि वे वहां होना चाहते थे, न ही इसलिए क्योंकि उन्होंने ऐसा चुना, बल्कि सिर्फ इसलिए क्योंकि भूगोल ने उन्हें वहां रख दिया। और शायद यही बात है जो ये पूरा वीडियो असल में कहना चाहता है। सिर्फ इत्बायत के मछुआरे ही नहीं हैं, ये कोई भी आम इंसान हो सकता है, दुनिया के किसी भी कोने में, जो एक दिन उठता है और पाता है कि उसके आसपास की दुनिया बिना बताए बदल गई है। जनरलों और प्रधानमंत्रियों द्वारा उन कमरों में लिए गए फैसले जहां हम में से अधिकतर कभी नहीं जा पाएंगे, सीधे उन लोगों की जिंदगी पर असर डालते हैं जिनका इससे कोई लेना देना नहीं था। फिलीपींस में मई 2026 में किया गया प्रक्षेपण सिर्फ हथियारों का परीक्षण नहीं था, वह एक संदेश था। जापान, जो 80 सालों से चुप था, ने इसी वक्त दुनिया को और खासकर चीनी सरकार को दिखाने का फैसला किया कि वो कार्रवाई करने के लिए तैयार है, कि युद्ध के बाद का वादा अब खत्म हो चुका है। वह शांतिवादी जापान जिसे दुनिया जानती थी, अब धीरे धीरे किसी और चीज से बदला जा रहा है। और चीन? ठीक है, उसने संदेश समझ लिया। अभ्यास के बाद के दिनों में सरकार के प्रवक्ताओं ने प्रेस में जाकर जापानी सैन्यवाद के पुनरुत्थान और क्षेत्र में शांति के लिए खतरे की बात की। उन्होंने कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया, अत्यधिक सतर्कता की भाषा, लेकिन शब्दों के पीछे जो छिपा था वो कहीं अधिक ठोस था। ये धारणा कि चीन के चारों ओर घेरा कसता जा रहा है, एक एक करके सैन्य अभ्यास। द्वितीय विश्व युद्ध के अंत से जो विश्व व्यवस्था थी वह बदल रही है, एक बार में नहीं, न तो युद्ध की घोषणा के साथ, लेकिन धीरे धीरे सैन्य अभ्यासों के साथ, बजट बढ़ते हुए और मिसाइलें फिलीपींस की रेत की टीलों पर मई की एक सुबह दागी जाती है। जापान ने किसी पर युद्ध की घोषणा नहीं की, लेकिन एक संदेश भेजा जिसे दुनिया का हर जनरल समझ गया। और कभी कभी ढंग से दिया गया एक संदेश किसी भी घोषणा से ज्यादा मायने रखता है। वो सवाल जिसका कोई जवाब नहीं दे पा रहा है वो ये है, ये सब कहां तक जाएगा? जब तक ज्यादातर लोगों को इस बदलाव का आकार समझ आएगा, तब तक इस पर करीब से नजर रखने के लिए बहुत देर हो चुकी होगी। और आप क्या सोचते हैं? क्या जापान का फिर से हथियारबंद होना सही है या इससे क्षेत्र को और खतरा है? अपनी राय कमेंट्स में बताएं, मैं जानना चाहता हूं। अगर इस वीडियो ने आपको दुनिया में क्या हो रहा है इसे बेहतर समझने में मदद की है तो इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जो भी जानना चाहता है। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अब करें, हम इन सब पर नजर रखेंगे। अगली बार मिलते हैं।